और आगे बढ़ता गया। अब आप देख ही रहे हैं, आगे बढ़ता गया तो स्कूल के गेट पे पहुंच गया। स्कूल के गेट पे पहुंचते ही एकदम से क्या होता है, कुछ चेंज नजर आया इसको। क्योंकि जब हम स्कूल में पहुंचते हैं तो आपने देखा होगा क्या होता है, एटमॉस्फेयर कैसे होता है स्कूल का, शोर शराबे वाला, कई बच्चों की भीड़, कई बच्चों का शोरगुल, कहीं प्रेयर, कहीं कुछ। लेकिन टुडे व्हेन ही reached the gate of the school, he found it was utter silence everywhere. There was hardly any sound to be heard. इतनी सारी मतलब आवाजें आती थी स्कूल में, आज एकदम खामोश था। ऐसा क्या बात थी कि स्कूल में इतनी शांति? इससे उसको कुछ डाउट पैदा हो गया। और ये स्कूल तो जा ही रहा था, डरा हुआ भी था ही, लेकिन इसने सोचा कि बच्चों की भीड़ के बीच में अपनी क्लास में चुपके से खिसक जाऊंगा, सर को नजर नहीं आएगा और मुंह छुपा के कहीं बैठ जाऊंगा भीड़ में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब स्कूल बिल्कुल शांत था, देर तो थोड़ा सा हो गई थी, सब लोग जो है अपनी अपनी सीटों पे बैठे हुए थे, तो सर भी अपना पढ़ा रहे थे, अप डाउन कर रहे थे। एमएमएल के हाथ में एक डंडा भी था और इसकी तो हालत खराब हुई गेट में पहुंचते ही। जब ये अंदर जाने लगा तो बहुत ही डाउटफुल था, इसकी जो डर थी वो चरम सीमा पे थी। His fear was at its climax. It was a point of culmination for him. बहुत ज्यादा मतलब डर गया था ये अंदर जाने से, लेकिन अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। शायद अगर भीड़ होती तो या तो ये भीड़ के बीचों बीच निकल जाता या फिर भाग जाता वापस। लेकिन अब उसे लगा कि मुझे देख लिया है सबने कि मैं आ रहा हूं, अब तो कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए क्लास में घुस जाता है धीरे धीरे। क्लास में घुसते ही देयर वाज अ सिचुएशन ऑफ सडन चेंज। अब जब क्लास में एंटर किया उसने तो वहां एक चेंज आया, सडन चेंज, ड्रामेटिक चेंज भी हम इसको बोल सकते हैं, सडन चेंज। वो क्या था सडन चेंज, कोई उम्मीद करेगा इसकी? देखो आप भी समझ रहे हैं कि कितना ये डरा हुआ था क्लास में कदम रखने से पहले। लेकिन जैसे इसने क्लास में एंटर किया, एम हेमल सर जो कि जाने जाते थे अपनी सख्ती के लिए, अपनी क्रूरता के लिए, कभी ढंग से नहीं बोलते थे, कभी स्माइलिंग फेस नहीं रखते थे बच्चों के सामने, उन्होंने एक शब्द कहा और उस शब्द का कितना इंपैक्ट पड़ा आप खुद समझ सकते हैं। अब आप सोचिए, एकदम से टॉप पे उसकी फियर है, बहुत डरा हुआ है, और एकदम से हेमल सर ने कहा, अरे बेटे हम तो तुम्हारे बगैर ही लेसन करने वाले थे, आप बैठिए लेसन समझिए। इतने प्यार से आज एम हेमल शब्द ने कह दिया, इसका क्या मतलब था, कैसे कह दिया, और एकदम से जो टॉप पे इसकी डर चली जा रही थी वो एकदम से कम हो गई। फ्राइट वॉज ओवर, माने डर खत्म हो गई। फ्राइट वॉज ओवर, इसकी डर एकदम खत्म हो गई। केवल दो प्यार के शब्दों ने इसकी डर खत्म कर दी। लेकिन एम हेमल सर जो है बहुत टेंशन में दिख रहे थे, उनके हाथ में एक डंडा था, क्लास में अप एंड डाउन कर रहे थे, लेसन चल रहे थे और पढ़ा रहे थे। वो क्या पढ़ा रहे थे, कैसे पढ़ा रहे थे, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो आप क्या है कि आज की स्थिति कुछ और बनेगी। जब सर ने कहा अरे बेटे बैठ जाओ, हम तो तुम्हारे बगैर ही क्लास चलाने जा रहे थे, तो आगे क्या हुआ, लड़का बड़ी तसल्ली से बैठ जाता है। और उस दिन जब शांत हो गया गुस्सा टीचर का भी और बच्चा जो है डरा हुआ नहीं है, तो इसने देखा आज सर के एकदम नए कपड़े पहने हुए हैं, एक नया कोट पहना हुआ है, फ्रिल वाली शर्ट पहनी हुई थी। और इस तरह के कपड़े अक्सर वो सर तब पहनते थे जब कहीं पार्टियों में जाते थे। यूजुअली सच ड्रेसेस वर worn at the time of parties। तो बच्चा फ्रेंड्स जो है महसूस कर रहा है कि क्या बात है कि सर ने जो है ऐसे नए कपड़े पहने हुए हैं, ग्रीन कोट पहना हुआ था, फ्रिल शर्ट पहनी हुई थी। जो प्राइज डेज होते थे स्कूल में, जब किसी का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था तब इस तरह के कपड़े पहनते थे। लेकिन आज तो कोई ऐसा लग नहीं रहा। आज कौन सा स्पेशल डे है कि सर ने ऐसे कपड़े पहन लिए। चलो सोचता रहा लड़का। फिर इसने पीछे मुड़कर देखा क्लास में, क्लास पूरी शांत बैठी थी, ऐसे शांत क्लास कभी नहीं बैठती थी। It was all peaceful around, and when he turned back, he was again surprised to see some villagers sitting behind on the back benches. इसने देखा सारे गांव के लोग क्लास में पिछले बेंचेस पे बैठे हुए हैं खामोश होके। They were looking very serious, बहुत सीरियस ग्रेव कंडीशन में वो लोग वहां पे बैठे हुए थे और बड़े खामोश थे। इसको समझ में नहीं आया कि यहाँ गांव वालों का क्या काम, ये तो क्लासरूम है।
एक ओल्ड मेयर था, उस शहर का मेयर ओल्ड हॉजर, वो भी बैठा हुआ था एक चेयर पे और अपने पैर अपने घुटनों के ऊपर एक किताब फैलाई हुई थी, इसने उसको पलट रहा था, देख रहा था, शायद वो भी कुछ पढ़ाना चाहता था। और उसके बाद एम हैमल सर बड़े सीरियसली आते हैं और बोलते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट लेसन टुडे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा ये अंतिम लेसन है, लास्ट लेसन है। आपने टाइटल भी देखी, द लास्ट लेसन। और अब सर ने डिक्लेयर कर दिया, आज हमारा स्कूल का लास्ट लेसन है, मतलब अब ये लेसन नहीं चलाया जाएगा, स्कूल की पढ़ाई खत्म हो जाएगी। ये शब्द सुनते ही ऐसा लगा बच्चों को कि आज वज्राघात हो गया है। इट वॉज लाइक ए थंडरबोल्ट अपॉन द स्कूल और अपॉन ऑल द फ्रेंच लविंग पीपल। जितने फ्रेंच भाषा से प्यार करने वाले स्वदेशी नेटिव लोग थे, वो जो है बहुत परेशान थे। एक वज्राघात की तरह उन पे हुआ जब सर ने डिक्लेयर किया, अब जो है आज हमारा ये लास्ट लेसन है। चलो, जो भी होगा होगा। इतना होने के बावजूद भी क्लास में काम चलता रहा, पढ़ाते रहे। हिस्ट्री का लेसन चला, इंग्लिश जो भी है इंग्लिश का चला, फ्रेंच स्पेशली हम कर रहे हैं कि मदर टंग पे हम ज्यादा फोकस करेंगे और सब्जेक्ट पे नहीं। और सब्जेक्ट हर जगह पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मदर टंग पे क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि मातृभाषा हमारे लिए सबसे बड़ी प्रोग्रेस का कारण बनता है। हिंदी में कवि हुए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने कहा, निज भाषा उन्नति करे, यही उन्नति को मूल। मैंने बिना अपनी नेटिव लैंग्वेज के हम कोई तरक्की नहीं कर सकते। आज आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप देख रहा हूं मैं आपके सामने हूं, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूं। क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि हिंदी के थ्रू आपको इंग्लिश समझ में आएगी। लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं इसका इंग्लिश वर्जन में भी थोड़ा एक लेक्चर दूंगा आपको। जो बच्चे इंग्लिश में समझेंगे उनको इंग्लिश में भी समझने में दिक्कत नहीं होगी, जो बच्चे हिंदी में समझते हैं उनको अच्छा रहेगा। इंग्लिश में भी वो कोशिश करेंगे सुन के, क्योंकि सुनना भी एक बहुत बड़ी स्किल है। तो चलो, अब लेसन चलते रहे, पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। अंत में अब जब पढ़ाई हो रही है तो मेरा नंबर आना ही आना था क्लास में। मुझे पूछा गया, थोड़ी देर बाद एम हैमल सर ने मेरा नाम पुकारा, मिस्टर फ्रेंच, नाउ इट्स योर टर्न टू टेल समथिंग अबाउट द पार्टिसिपल्स। अब सर ने मुझे कहा, मिस्टर फ्रेंच खड़े हो जाओ, अब तुम बताइए पार्टिसिपल के बारे में तुमने क्या सीखा। ये डरा हुआ था ही, क्योंकि डर होती है टीचर्स के सामने, बच्चों को डर लगता है, पहले तो लगता ही था बहुत ज्यादा। और कमाल की बात है कि इस लड़के ने उस समय सब कुछ बता दिया। थोड़ा सा एक बार मिक्सअप हो गया था, थोड़ा सा बोल नहीं पाया, शायद फियर की वजह से, but when he overcame his fear, he was clear about all his knowledge he learned only that minute. उस समय जो कुछ बताया, जो कुछ पढ़ाया, वो सब सीख गया। आप देखते रहो, साल भर से जो पढ़ाया वो कुछ नहीं सीखा। रोज इतनी मेहनत होती थी, आज पता नहीं कौन सा मैजिक चल गया कि ये सब कुछ सीख गया, सब कुछ बताने लगा। अब क्या होगा इसके बाद देखिए, इसका कारण क्या है? अर्जेंसी। जल्दी सीखने का कारण है अर्जेंसी। इसके दिमाग में बात आ गई कि आज ही फाइनल होना है, आर पार आज ही होना है, आज नहीं तो कभी नहीं। तो जब हम किसी मैटर को इंपॉर्टेंट समझते हैं तो उसको हम जल्दी समझ जाते हैं, और जब हम किसी मैटर को इंपॉर्टेंस नहीं देते तो उसको हम समझते भी नहीं है। इसका मतलब लर्निंग इज जस्ट द स्टेट ऑफ माइंड। हम जिस चीज को इंपॉर्टेंस ज्यादा देंगे वो हम जल्दी सीखते हैं, जिस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं और वो हम देर से सीखते हैं। तो जब उसने कहा कि आज लास्ट लेसन है और आज ही करना है, अभी करना है, तो एकदम से कैसे समझ में आ गया। कबीरदास जी ने कहा था हिंदी में, आज करे सो काल करे सो अब, पल में परलय होएगी बहु करोगे कब। तो ये हिंदी की कहावतें भी हमारे हर भाषा में मतलब चरितार्थ होती हैं, एक एप्लीकेबल है ये सारी, ये हमें भी समझना है। अब सारी बात आ रही है, हम लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। एम हैमल पढ़ाने लगे और थोड़ा सा कारण बताने लगे कि बेटा तुम आज तक क्यों नहीं सीख पाए, why you fail to learn and why is it that you have learned only this time। इसका कारण क्या है? देखो, उसने कारण भी बताया। There are 3 sides responsible for not learning of the students। जब बच्चे सीख नहीं पाते हैं कुछ, तो उसके लिए 3 लोग जिम्मेदार होते हैं। सबसे टॉप पे कौन आते हैं? पेरेंट्स।
आप भी, हम भी, सब पेरेंट्स, फिर होते हैं टीचर्स, और फिर होते हैं स्टूडेंट्स देमसेल्फ, क्योंकि जो पढ़ रहा है उसका भी तो कुछ बनता है ना, फर्ज। तो पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं अगर हम नहीं कुछ कामयाब होते हैं पढ़ाई लिखाई में, टीचर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं। ये समाज के तीन जो पहलू हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इसके बगैर कोई भी सोसाइटी नहीं चल सकती है। तो पेरेंट्स कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं ये भी सर ने बताया। हाउ आर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टूडेंट्स फेलियर? ऑफ कोर्स देखो बताया जाएगा आपको। पेरेंट्स इसलिए रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि पेरेंट्स भी सोचते हैं कि बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, चल बेटा घर का काम कर ले, ये काम कर लो, चल उस दुकान में चला जा, कुछ कमा के ले आएगा, थोड़ा हमारे साथ एक हेल्पिंग हैंड हो जाएगा। इस तरह की कई बातें पहले होती थी। इस तरह से वो बच्चों को बेकार कर देते थे। मतलब घर का काम अगर कर रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर रहा है, तो वो बहुत इंटेलिजेंट समझते थे। तो इस तरह से बच्चे का जीवन खराब कर रहे हैं। फिर टीचर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। टीचर्स कैसे, देखो कितना पॉइंट ब्लैंक के कहता है, कितना कैंडिड है ये टीचर, खुद अपने पे भी दोष दे रहा है कि हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। कैसे? बच्चों को बताते हैं देखो बेटे रेजिडेंशियल स्कूल है, मैंने भी तुमसे काफी काम करवाया है, मैं भी बोलता था चलो आज क्लास नहीं लेनी है तो आज मेरे बागीचे में पानी डाल दो, या फूलों को जो है थोड़ा सा ट्रिम कर दो। इस तरह से मैं भी तुम्हें बहुत सारे काम देता था। इस तरह से आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब अंत में तुम कैसे रिस्पॉन्सिबल हो? इसलिए क्योंकि तुमने हमेशा अपने काम को इंपॉर्टेंस नहीं दी। हमेशा तुमने कहा क्या, कल कर लेंगे, अरे बहुत है, प्लेंटी ऑफ टाइम, कल है, परसों हो जाएगा, तरसों हो जाएगा, होता जाएगा, साल पड़ा है। और पता लगा कि टाइम की जो घड़ी है वो चलती रही है, और एक टाइम आ गया, सब निकल गया, ना कोई पढ़ाने वाला बचा, ना पढ़ने का समय बचा, और अंत में आपके सामने जो मिलेगा वो है असफलता, फेलियर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स भी जिम्मेदार है। तो तीन लोग किस तरह से जिम्मेदार हैं हमारे एजुकेशन को अनलर्न करने के। तो ये सारी चीजें इसने बता दी यहाँ पे। अब क्या होता है, थोड़ी देर में अब हम बताएंगे आपको क्या है कि काम चल रहा है, पढ़ाई भी चली रही है, और शांति तो है ही क्लास में, ऊपर जो है पिजन्स की आवाज आ रही है। पिजन्स जानते हो ना, कबूतर। पिजन्स आर कूइंग, पिजन्स की आवाज आ रही है, और जो फ्रेंच है एक ताना मार रहा है, एक व्यंग कसता है, परहैप्स दे विल टीच दीस पिजन्स हाउ टू स्पीक जर्मन। शायद ये लोग इन कबूतरों को भी जर्मन सिखा देंगे। अब ऐसा क्यों कहा उसने, थोड़ा ये सोच के इसका जवाब देना पड़ेगा हमें, क्योंकि इन्फ्लुएंस बेस्ड क्वेश्चन है, उसके मन की बात है, उसको ढूंढना पड़ेगा हमें। ऐसा क्यों कहा उसने? शायद ये कबूतरों को भी जर्मन सिखा देंगे। कहने का मतलब है कूइंग इज नेचुरल टू पिजन्स। कबूतरों के लिए कूइंग करना एक नेचुरल है, जैसे हमारे लिए भाषा नेचुरल है, हम इंग्लिश बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, हमारे लिए नेचुरल है, उसको कोई हमसे छीन नहीं सकता है। उसी तरह से इसका मतलब इनकी नेचुरल भाषा को अगर हम छीनेंगे तो हो ही नहीं सकता, मतलब छीन ही नहीं सकता कोई, इनको कैसे सिखा देंगे? तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि हमें ये सिखाने की कोशिश करेंगे लेकिन हम सीख नहीं पाएंगे। अल्टीमेटली हमारी लैंग्वेज है, उसको कौन हमसे छीन सकता है? तो एक व्यंग्यात्मक रूप से, एक आयरोनिकली उसने कहा है, एक ताना मारा है प्रशियन फोर्सेस पे, मैंने बहुत बड़े सिखाने वाले आए हैं तो इनको भी सिखा दो जर्मन। एक बात। अब दूसरी बात आती है लैंग्वेज पे। लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है? जाते जाते एम हैमल ने इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज बता दी।